साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में आज का विषय है इंदौर। दोस्तों, इंदौर जो ऐतिहासिक संदर्भों में माता अहिल्याबाई की गौरवशाली गाथा के लिए जाना जाता है, धार्मिक संदर्भों में खजराना गणेश और रंजीत हनुमान जी के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक संदर्भों में हमारी गैर रूपी रंगपंचमी आयोजन विश्वविख्यात है। कहानी यहाँ नहीं रुकती साथियों। खाने के मामले में हमारा पोहा प्रसिद्ध है, आर्थिक मामलों में हमने स्वयं को मिनी मुंबई साबित करवा दिया है, और तो और साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरोधा राहत इंदौरी इसी सरजमी ने दिया है साथियों। और भी बहुत कुछ है, पर उसके लिए यात्रा पे चलना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में आज का विषय है इंदौर। दोस्तों, इंदौर जो ऐतिहासिक संदर्भों में माता अहिल्याबाई की गौरवशाली गाथा के लिए जाना जाता है, धार्मिक संदर्भों में खजराना गणेश और रंजीत हनुमान जी के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक संदर्भों में हमारी गैर रूपी रंगपंचमी आयोजन विश्वविख्यात है। कहानी यहाँ नहीं रुकती साथियों। खाने के मामले में हमारा पोहा प्रसिद्ध है, आर्थिक मामलों में हमने स्वयं को मिनी मुंबई साबित करवा दिया है, और तो और साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरोधा राहत इंदौरी इसी सरजमी ने दिया है साथियों। और भी बहुत कुछ है, पर उसके लिए यात्रा पे चलना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इंदौर की मैपिंग समझते हैं। ये दिख रहा होगा आपको इंदौर कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो उज्जैन, देवास, खरगोन और धार। क्या किसी राज्य की सीमा को छूता है? तो नहीं। देखिए आप, अंतर्वर्ती जिले में से एक है। आगे बढ़ते हैं। परिचय। ओके दोस्तों, यहां 3-4 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला नाम राजा इंद्र सिंह, दूसरा उज्जैन नाम का शहर, तीसरा इंद्रेश्वर मंदिर और चौथा इंद्रपुर। क्या कहानी है दोस्तों? राजा इंद्र सिंह जो थे वो उज्जैन पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो उस संदर्भ में उन्होंने क्या किया, इसके आसपास एक शिविर बना लिया अपना, ठीक मतलब डेरा डाल लिया। अब यहां की प्राकृतिक हरियाली से वे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनका मन हुआ यहां एक नगर बसाने का। तो सबसे पहले उन्होंने खान नदी और सरस्वती नदी के संगम पर एक शिवलिंग रखी। सबसे पहले एक शिवलिंग की प्रतिमा, एक मूर्ति स्थापित करी। फिर 1731 में इंद्रेश्वर नाम का मंदिर बनाया, और उसके बाद साथियों इंद्रपुर की स्थापना करी। यही इंद्रपुर आगे चल के इंदौर कहलाएगा। तो अब कहानी क्या है? कहानी यह है, राजा का नाम इंद्र सिंह, कहां विजय प्राप्त करने के संदर्भ में आए थे? उज्जैन। शिविर की स्थापना की, पर उज्जैन के आसपास के क्षेत्र की हरियाली से इतने प्रभावित हुए कि पहले एक शिवलिंग की स्थापना करी, फिर इंद्रेश्वर मंदिर बनवाया, और बाद में इंद्रपुर नाम का शहर स्थापित कर दिया। अभी इंद्रपुर पे हैं हम, इंदौर तक नहीं पहुंचे, समझते रहिएगा। आगे देखिए फिर क्या हुआ। मराठा शासन में पेशवा ने, अभी एक नई कहानी, यहां रुके रहिए बस आप। अब पहले मराठा की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में आप सभी जानते हैं कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र है हमारा, महाराष्ट्र क्षेत्र मतलब ये पेनिसुला इंडिया, यहां का क्षेत्र, राइट, घने जंगलों वाला क्षेत्र। तो आप सभी जानते हैं कि इस पश्चिमी घाट पे घने जंगल होने के कारण, विशेष भौगोलिक स्थिति होने के कारण एक नए साम्राज्य का यहां उदय हुआ था, जिसे मराठा साम्राज्य कहते हैं। शिवाजी महाराज का हुआ था। भौगोलिक स्थिति बड़ी विशेष थी, घने जंगल थे, तो कोई और बाहर की ताकत वहां प्रवेश नहीं कर पाती थी, पर वो बाहर की ताकतों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। तो इस चक्कर में वो लोग एक शक्तिशाली राज सत्ता के रूप में उभरे थे, ठीक। और उसके बाद वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि आसपास के सभी रियासतों पर आक्रमण करके उनके क्षेत्र को अपने अधीन ले लेते थे। और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि पूरे भारत पे ही लगभग उनका कब्जा हो चला था, ठीक। उन्हीं मराठा के जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, प्रमुख अधिकारी, उन अधिकारियों को कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान मतलब 8 अधिकारी होते थे दोस्तों। और उन अष्टप्रधान में जो सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे वो कहलाते थे पेशवा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री का पद। अब सुनिए, स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो जो मराठा शासन में पेशवा थे, पेशवा मतलब मराठा के मुख्य अधिकारी, ठीक, जो मराठा के बिहाफ में सारे फैसले ले रहे हैं। और एक समय बाद तो मुख्य अधिकारी या मुख्य नेता वही बन गए थे। उस पेशवा ने मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर को यह क्षेत्र दे दिया, क्योंकि पूरे भारत पे उनका कब्जा हो चला था। तो हर जगह तो जाके वो स्वयं शासन कर नहीं सकते, तो हर क्षेत्र में उन्होंने अपना एक सूबेदार नियुक्त कर दिया था, अपना एक प्रांतपति नियुक्त कर दिया था। किसने? मराठा या पेशवा लोगों ने। तो जो आपका ये वाला क्षेत्र, इंदौर वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र उन्होंने अपने सूबेदार मल्हार राव होलकर को दे दिया, ठीक। अब मल्हार राव होलकर ने क्या किया दोस्तों,
अच्छा, जब मल्हारराव होलकर को दिया उस समय यह क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। अच्छी खासी व्यापारिक गतिविधियां यहां पर हो रही थी, अच्छी खासी व्यापारिक गतिविधियां यहां पर हो रही थी। तो उसी मल्हारराव होलकर ने यहां पर अपने होलकर वंश की स्थापना करी और इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। यहां से इनका नाम, इस क्षेत्र का नाम इंदौर प्रचलन में आया। और इसी इंदौर में आप पढ़ते हो कि राजाओं के क्रम में एक शासिका भी आई जिनका नाम है अहिल्याबाई, जो 1767 से 1795 तक शासन का सफल संचालन करती रहीं। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर ब्रिटिश हुकूमत का काल चालू हुआ। ब्रिटिश हुकूमत का काल चालू हुआ, देश में अंग्रेजों की राजशाही फैलने लगी थी। तो अंग्रेज क्षेत्रीय ताकतों को अपने अधीन लेना चाहते थे। उसी क्रम में उन्होंने होलकर को भी अपने अधीन लेना चाहा, अपने अंतर्गत लेना चाहा। तो उस समय 1818 की बात है, जो इंदौर है वो ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। तो ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए कहां से चले हम। इंद्र सिंह नाम का राजा, उसने सबसे पहले इंद्रपुर नाम का नगर बसाया। वो इंद्रपुर किसको मिल गया? मल्हारराव होलकर को। किसके रूप में? सूबेदार के रूप में। किसने दिया? मराठाओं ने, पेशवाओं ने। फिर कई शासक और शासिकाएं आई, उनमें एक प्रमुख थी हमारी अहिल्या माता, 1767 से 1795। और फिर जब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ दोस्तों यहां पर, तब 1818 में इंदौर स्वतंत्र नहीं रहा, मतलब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक, अब क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई, आप सभी जानते हैं। पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नेताओं ने अपने नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आक्रोश, एक गुस्से, एक असंतोष की अगुवाई करी। तो उसी क्रम में इंदौर के महू क्षेत्र के शहादत खां, उन्होंने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति में इंदौर के महू क्षेत्र से किस व्यक्ति ने नेतृत्व संभाला था? तो शहादत खां ने संभाला था। इंदौर अंग्रेज मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन कब आई थी? 1 जनवरी 1818। माता अहिल्याबाई ने शासन कब से कब तक किया था? 1767 से 1795। इंदौर को पहली बार राजधानी किसने बनाया? मल्हारराव होलकर। ये किसके सूबेदार थे? पेशवाओं के। क्या बातें क्लियर हो रही होंगी आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों ऐतिहासिकता पूरी। और एक फैक्ट और रह गया यहां पर कि 1948 मतलब आजादी के बाद से 1956 तक जो मध्य भारत था, मतलब जो सेंट्रल इंडिया था, उसकी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा इंदौर। इतनी बड़ी ऐतिहासिकता है दोस्तों इंदौर की। इंद्र सिंह के इंद्रपुर से चालू होकर मल्हारराव होलकर के इंदौर से लेकर अंग्रेजों के अधीन आने, शहादत खां के विद्रोह और फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने तक, ये थोड़े जो तथ्य हैं ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि उपनाम की बात करें दोस्तों तो अहिल्या नगरी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है। वही जैसा मैंने कहा औद्योगिक गतिविधि, या मैं यूं कहूं जो नगरीकरण जिस तरह से यहां हुआ उस चक्कर में इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपड़ा वगैरह, सूती वस्त्र, ये सब अच्छा खासा होता है क्योंकि कपास की खेती अच्छी होती है, क्योंकि काली मिट्टी है यहाँ पर। तो इस चक्कर में ये सारे नाम इंदौर को दिए गए हैं। ये भी सीधे प्रश्न आ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिचय, ऐतिहासिकता, इस सब के बाद हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति। साथियों, इंदौर जो है वो मालवा पठार का हिस्सा है। अच्छी बात है। 3898 किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ये भी ठीक है। पड़ोसी जिले या राज्य, तो जिले में आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, उज्जैन, देवास, खरगोन, धार। राज्य कोई पड़ोसी है नहीं, यह भी बता चुका हूं। आगे जलवायु। साथियों, जलवायु सम जलवायु है। सम मतलब पूरे मालवा पठार की सम जलवायु है, मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में या शीत ऋतु में बहुत ज्यादा शीत ऋतु नहीं पड़ती। और यही तो कारण है, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो चीनी यात्री आया था फायान, उसने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहा था। और आप इतिहास में यह भी पढ़ते हो साथियों कि कई बड़े बड़े लोग, कई बड़े बड़े विद्वान अपना पूरा क्षेत्र, अपना पूरी जन्मस्थली, अपनी पूरी कर्मस्थली छोड़कर अंतिम समय में मालवा आके बस गए थे। क्यों? जलवायु इतनी अच्छी है, स्वास्थ्यवर्धक है, रहने में सहजता होती है, ये सारी वजह है। अच्छा, आलू, प्याज, गेहूं, सोयाबीन, ये अच्छा खासा होता है। आलू प्याज, आलू के मामले में नंबर 1 है। आलू को गरीबों की फसल भी कहते हैं। अच्छा, वन या वनस्पति की बात करूं तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय
शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें बबूल, हर्रा, शीशम ये सारे देखने को मिलते हैं। मृदा, अब पूरे मालवा के पठार में काली मृदा है। रीजन हमारे बाकी के शिक्षकों ने दूसरे लेक्चर्स में आपको बताया है कि भाई मालवा जो है वो दक्कन ट्रेप का हिस्सा था और दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था आग्नेय चट्टान के फटने से। सॉरी, मालवा जो है वो दक्कन ट्रेप का हिस्सा है और दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी के फटने से। अब ज्वालामुखी फटा, अंदर का लावा बाहर आके जमा, वो जो जमा हुआ लावा है वो जब क्षरित हुआ, जब झड़ा, जब टूटा, जब बिखरा, तो उससे जो मिट्टी बनी वो काली मिट्टी है। तो पूरे मालवा, पूरे दक्कन ट्रेप, पूरे दक्कनी पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। अच्छा, अब काली मिट्टी में दोस्तों लोहे की अधिकता होती है, इसके कारण इसका रंग काला होता है, और चूने की भी अधिकता होती है, इसके कारण इसमें जल धारण की क्षमता होती है। दोस्तों आप जानते हैं काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता होती है। आप जितना उसमें पानी देते जाओ वो सोखते जाती है। ठीक, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ चूना। और काला रंग क्यों है? बिकॉज ऑफ लोहा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निर्माण जैसा मैंने कहा, ज्वालामुखी लावा, दक्कन की चट्टान क्षरित हुई, मैंने बताया ना, ज्वालामुखी फटा, अंदर का लावा बाहर आके जम गया। वो जो जमता है ना लावा, उसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। फिर वो चट्टान जब झड़ी, टूटी, क्षरित हुई, उससे जो मिट्टी बनी वो है काली मिट्टी। ठीक, अन्य नाम काली मिट्टी का अन्य नाम होता है कपासी मृदा, क्योंकि कपास की खेती अच्छी खासी होती है। गठन, इंदौर का गठन या जो आज का स्वरूप है ये 1 नवंबर 1956 में हुआ था, जो आज का स्वरूप है। ठीक है, मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय इसका भी गठन हुआ था। ठीक, एक ऐतिहासिकता तो वो आपने देखी पहले। उसके बाद जो आज का स्वरूप है ये कब से आया? 1 नवंबर 1956। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों इंदौर अपने आप में एक संभाग भी है, जिला तो है ही पर इंदौर एक संभाग भी है। इसके अंतर्गत कई जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 आते हैं। देखिए, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, और साथियों जबलपुर संभाग के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। क्वेश्चन सीधे बनेगा कि इंदौर संभाग में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नाम बिल्कुल देख लेना, मैपिंग समझ लेना, थोड़ी सी याद हो जाएगा। आंख बंद करके नहीं याद करना, इसको थोड़ा सा मैप में देख के करेंगे ना तो चीजें बहुत ईजिली आपको याद होंगी। दूसरा, जबलपुर संभाग के बाद ये 2nd नंबर का संभाग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखें, नदी व नदी परियोजना। दोस्तों स्टार्टिंग में भी ये खान नदी के बारे में देखा था हमने कि खान और सरस्वती नदी यहां है, छिप्रा में जाके मिल जाती है। चंबल नदी भी निकल रही है भाई, इंदौर के महू जाना पाओ पहाड़ी से निकल रही है। अच्छा, शिप्रा, छिप्रा भी मालवा की गंगा कहते हैं उसको। चोरल छोटा जाम से निकल रही है। अच्छा, अभ्यारण्य की बात करें तो आप जानते हैं कि राला मंडल अभ्यारण्य जो है 1989 में स्थापित हुआ। दोस्तों सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। और एक और अभ्यारण्य यहां प्रस्तावित है, अहिल्याबाई अभ्यारण्य या अहिल्या होलकर अभ्यारण्य। ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रस्तावित है वो भी पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी है वो सबसे छोटा है ये पता होना चाहिए। कब स्थापित हुआ? 1989 में। आगे बढ़ेंगे। नदी परियोजनाएं, अब नदी इतनी सारी हमने देखी। परियोजना में एक चोरल परियोजना है जो महू तहसील में है। यशवंत सागर बांध है दोस्तों, जो गंभीर नदी पर वर्ष 1939 में स्थापित हुआ। खनिज की यदि मैं बात करूं तो डोलोमाइट अच्छा खासा पाया जाता है इस क्षेत्र में। और जलप्रपात, यहां झाड़ीदाह, पाताल पानी, ये 2 जलप्रपात हैं चंबल नदी पर। ये पता होना चाहिए कौन से जलप्रपात हैं, किस नदी पर हैं। ये 2 क्वेश्चन सीधे आएंगे। और टिंचा जलप्रपात भी एक जलप्रपात यहां पाया जाता है। ये भौगोलिक बातें हो गई। अब आर्थिक बातें करेंगे। दोस्तों आर्थिक ना, कपास तो आप अभी तक समझ गए होंगे काली मिट्टी है। गेहूं, सोयाबीन ये तो अच्छा होगा, काली मिट्टी है। पर इसके अलावा भी कुछ है। क्या है? चीनी उद्योग। दोस्तों सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी चीनी मिल, सहकारी क्षेत्र की प्लीज याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीनी मिल सहकारी क्षेत्र की, कोऑपरेटिव सेक्टर की कहां है? बरलाई चीनी मिल, देवास क्षेत्र। ठीक, और मुख्यालय उसका इंदौर में। और सूती कपड़ा तो होगा ही। प्रदेश का पहला सफल सूती कपड़ा या कारखाना, कपड़े का कारखाना 1907 में मालवा मिल के नाम से इंदौर में खोला गया। तो 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रदेश का सबसे पहला सूती मिल कारखाना किस नाम से खोला गया? मालवा मिल। कहां? इंदौर में। कब? 1907। 3 क्वेश्चन। आगे बढ़े।
और रीजन वही है, काली मिट्टी है, कपास अच्छा होगा, सूत्री वस्त्र अच्छा होगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड यहाँ कल्याण मिल है, स्वदेशी कॉटन है, ठीक है, ये सारी मिल यहाँ पर उपस्थित है। यही कारण है कि इसे कपड़ा राजधानी भी कहा जाता है, मतलब एक अन्य नाम। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप हर फैक्ट को बिल्कुल रट नहीं सकते, आपको थोड़ा सा ना खुद के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कपास या सबसे ज्यादा कपड़ा, इस सब के संदर्भ में आपने जब इंदौर पढ़ लिया है, काली मिट्टी की कहानी सुन ली है, तो कपड़ा राजधानी किसे कहेंगे तो इंदौर ही आएगा। मैनचेस्टर किसे कहेंगे, इंदौर ही आएगा। तो थोड़ा सा हमें प्रॉपर हर चीज को हमें से रट नहीं सकते, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तार्किकता का प्रयोग करना पड़ेगा। उद्योग तो बहुत सारे हैं भैया, उसकी सीधी हमने लिस्ट दी हुई है जो आपको याद करनी है। और मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, ये जो मैं सब बता रहा हूं इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेंगे। केवीएस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हम साथ ही साथ उपलब्ध कराते चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल क्लासिफाई वे में हमने अरेंज किया हुआ है सबको। देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का एकमात्र डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग संबंधित जो वर्क्स होते हैं उसका कारखाना है। चावल मिल है यहां पर, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। दाल मिल है, मालवा यूनाइटेड मिल है, प्रदेश की पहली औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला है। तो ये पूरी तथ्यात्मक बातें हैं साथियों, इन्हें सीधे सीधे रीड करने से कोई मतलब नहीं। बस मेरा उद्देश्य था आपको दिखाना कि आपको पता रहे कि इंदौर में कितना कुछ है याद करने को और कितनी संभावना है प्रश्न बनने की। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए पूरी वही लिस्ट। इंडो जर्मन टूल की स्थापना हुई, ठीक है। ऑटो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक ऑटो क्लस्टर बना दिया, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंट, अब इंदौर जो है वहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज भी था दोस्तों। सीधे प्रश्न आ सकता है कब स्थापित हुआ स्टॉक एक्सचेंज, 1929। और आप सभी जानते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको प्रमाणित करने वाली संस्था का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कहते हैं इसको। सेबी ने इस जो स्टॉक एक्सचेंज था इसको मान्यता भी दे दी थी, बट 2015 में समाप्त कर दिया गया। तो इंदौर स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ, 1929 में बकायदा मान्यता मिल गई थी। और खत्म कब हुआ, 2015 में। ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। भारत का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भैया इंदौर का, तीसरा सबसे पुराना था, तीसरे नंबर का। अच्छा, तो फिर पहला कौन सा था, तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बीएसई, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में स्थापित हुआ था। ठीक, तथ्यात्मक बातें यहां भी। आगे बढ़ते हैं, यातायात। साथियों, वायु सेवा की शुरुआत इंदौर में 26 जुलाई 1948 से हो गई थी, ठीक। और पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान जो है वो 2019 में शारजहां के लिए निकली थी, ठीक। आपसे पूछा जाएगा भाई ये जो वायु सेवा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप पिछला एमपीपीएससी प्री का भी पेपर उठाएं तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो पटवारी का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक। तो क्या देखा हमने, वायु सेवा की शुरुआत हुई 26 जुलाई 1948 से, ठीक। और पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान मतलब सीधे विदेश गए, यहां से कहां गए, शारजहां गए 2019 में। अब भैया शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है, एजुकेशन हब माना जाता है, तो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं शिक्षा से संबंधित। और सुनिए सबसे खास, आईआईटी, आईआईएम दोनों संस्थान एक साथ यदि किसी शहर में है तो वो पहला शहर इंदौर है, ये भी यहां पर है। तो आइए एक बार नजर मार लेते हैं शिक्षा और अनुसंधान से रिलेटेड कुछ संस्थान। देखिएगा, देश का पहला, यदि मैं सोयाबीन वायदा बाजार की बात करूं, वो भी इंदौर में, सोयाबीन का। अच्छा, एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा, ये क्लियर रखिएगा, जो लेजर किरण अनुसंधान केंद्र है वो भी इंदौर में है, 1984 में स्थापित हुआ। अच्छा, अगला फिर वही सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ठीक। आईआईटी 2009 में स्थापित हुआ, उससे पहले आईआईएम 1996। प्रश्न आता है कि ऐसा शहर जहां आईआईटी आईआईएम दोनों हैं और कब स्थापित हुए, 96 2009 में। दोस्तों, अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर है, ऑब्वियसली अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में, 2015। और प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, मतलब जो आपको वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवों के जीवन से संबंधित जागरूकता देगा, अवेयर करेगा,
अवगत कराएगा वो इंदौर के राला मंडल में स्थापित हुआ। जी हाँ, वही राला मंडल जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर माता अहिल्याबाई के नाम पर विश्वविद्यालय है, देश का पहला डेंटल कॉलेज है, ठीक है ना, और प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग कॉलेज इंदौर में। ये सारे फिर वही तथ्य आ जाएंगे। फिर वही प्रशासनिक विभाग दोस्तों, आयकर हेल्प सेंटर पहला इंदौर में है, और पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। भाई स्किल डेवलपमेंट आप जानते हैं, कौशल विकास के संबंध में जो काम करे। आजकल हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तर पर कौशल संवर्धन के लिए बहुत बातें की जा रही हैं, सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। कौशल मतलब क्या? कौशल मतलब किसी व्यक्ति का वह गुण, वह क्षमता, वह योग्यता जिसके दम पर वो अपनी प्रतिभा के दम पर कुछ ऐसा कर सके कि उसके जीवन में उत्पादकता, इनकम, आवक जनरेट हो सके। ठीक है, तो उसे उस संबंध में ट्रेंड करना। ठीक, इस सब का प्रयास है केंद्र सरकार का भी और मध्य प्रदेश सरकार का भी। तो उसी संबंध में पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली गई इंदौर में। वित्त निगम इंदौर में है। थल सेना का जो प्रशिक्षण कमांड है महू इंदौर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण, वायरलेस पुलिस का जो वायरलेस प्रशिक्षण है वो भी कहां मिलता है? इंदौर में मिलता है, उसका महाविद्यालय है। ऊर्जा दोस्तों, ऊर्जा के संबंध में तो बहुत अनुकूल स्थितियां हैं। जैसे आप जानते हैं कि पवन ऊर्जा, भाई पवन के चलने की गति कितनी होगी कि वहां पर पवन ऊर्जा से विद्युत पैदा हो जाए? तो वे अनुकूल स्थितियां कहां हैं? मालवा पठार क्षेत्र में, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहां? इंदौर। और यही कारण है दोस्तों कि इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां लगाई गई हैं, सबसे ज्यादा। तो आइए उसकी बात करते हैं। सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र में लगाई गई। ठीक, और कचरे से बायोगैस बनाने का दूसरा कारखाना यहीं पर है। पहला कहां था? पहला दोस्तों भोपाल में था, कि कचरे से इन्होंने बायोमास बना लिया, बायोगैस बना ली। ठीक, एनर्जी पैदा कर ली। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने वाला जो पहला कारखाना है इंदौर में स्थापित हुआ, कि हमने सौर ऊर्जा से विद्युत बना ली। तो चाहे पवन ऊर्जा के संबंध में हो, चाहे सौर ऊर्जा के संबंध में हो, ओवरऑल गैर परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, उनके संबंध में इंदौर और मालवा ने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भाई सबसे ज्यादा पवन चक्कियां किस क्षेत्र में है? इंदौर क्षेत्र में। क्वेश्चन आएगा कि कचरे से बायोगैस कहां कहां बना ली? पहले भोपाल में, फिर इंदौर में। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने वाला सबसे बड़ा कारखाना कहां लगा है? इंदौर में लगा, कि हमने सौर ऊर्जा से विद्युत बना ली। आगे देखते हैं। अब दोस्तों, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, मध्य प्रदेश में कुल 3 ऊर्जा उद्यान अनुसंधान और विकास केंद्र, ऊर्जा उद्यान अनुसंधान और विकास केंद्र कितने हैं? 3। कहां कहां है? एक तो प्रशासनिक अकादमी नरोना भोपाल में, और जो 2 हैं वो दोनों इंदौर में है। पहला है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, और दूसरा बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू। टोटल 3 संस्थान, और इंदौर के 2 संस्थान ऐसे हैं जहां पर ऊर्जा उद्यान अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। क्लियर है? ऊर्जा उद्यान, जहां पर ऊर्जा के संबंध में अनुसंधानात्मक कार्य किए जाएंगे। ठीक, आगे सुनिए। पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव कौन सा है? दोस्तों कस्तूरबा गांव इंदौर। ये कस्तूरबा गांव खंडवा रोड पे पड़ता है दोस्तों। अब देखिए ना, पवन ऊर्जा के संबंध में भी हमने अच्छा खासा काम किया, हमने सौर ऊर्जा के संबंध में भी अच्छा काम किया। पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आश्रित गांव कस्तूरबा इंदौर। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाला सबसे बड़ा कारखाना इंदौर। सबसे ज्यादा पवन चक्कियां इंदौर। जो ऊर्जा उद्यान बने जिसपे अनुसंधान होना है, 3 सेंटर, 2 कहां पर? इंदौर। तो अच्छा खासा काम किया है ऊर्जा के सेक्टर में। आगे देखें। सांस्कृतिक तो दोस्तों बोलियां में निमाड़ी मालवी ये प्रचलन में है, और हिंदी यहां की मुख्य बोली है। जनजाति में इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, एससी कैटेगरी के सबसे ज्यादा लोग इंदौर में हैं। आगे मेला, हिंगोट मेला यहां आयोजित होता है। पर्यटक स्थल लाल बाग पैलेस,
कांच मंदिर, बड़ा गणपति, खजराना गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ये सब यहाँ की शान है, सबके लिए प्रसिद्ध है इंदौर। जैसे इसके अलावा कृष्णपुर छत्रियां, राजवाड़ा पैलेस, ये मल्हार राव होलकर द्वारा बनवाया गया। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर, वो इंद्र सिंह राजा की अभी मैंने चर्चा की थी आपसे। 56 दुकान। अब ये फैक्ट जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का गौरव पुरस्कार 2022 दिया गया। 56 दुकान। दोस्तों, ऐसा मार्केट जो अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे खासे अच्छे अलग अलग वैरायटी के खाद्य पदार्थ, खाने की चीजें वहां प्राप्त होती हैं हमें। उसी 56 दुकान वाली जगह को मध्य प्रदेश का गौरव पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे। मुख्य पर्व। दोस्तों, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर किया था, गैर नाम का एक पर्व होता है, पर्व नहीं एक आयोजन होता है रंग पंचमी पर। पूरी एक रैली निकलती, पूरी एक यात्रा निकलती जिसमें पूरा शहर शामिल हो जाता है रंग रोगन के क्रम में। तो दोस्तों क्या है, होलकर शासनकाल से मनाया जा रहा है, होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें इंदौर नगर निगम जो है वो पूरी व्यवस्था करती है, ठीक। और इसे गैर नाम से जाना जाता है। एक पूरी रैली निकलती है, सबको रंग लगाती हुई, एक तरह की सामूहिक होली होती है। तो रंग पंचमी इंदौर की बहुत फेमस है। समारोह तो आमिर खां संगीत समारोह होता है, जनजातीय फिल्म उत्सव, लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह होता है, और सबसे खास मालवा उत्सव होता है। कब से हो रहा है ये प्रश्न आएगा, 1991 से। दोस्तों, लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली रहा है इंदौर, तो ऑब्वियसली लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह उनके नाम से एक संगीत समारोह होता है। और मालवा उत्सव पूरी मालवा बेल्ट में इंदौर में कब से हो रहा है, 1991 से हो रहा है। तो ये थोड़े तथ्य जो हैं, किसी किसी के ईयर इंपॉर्टेंट है, किसके नाम से हो रहा है, कहां हो रहा है, ये सीधे प्रश्न बन जाते हैं। राजनीतिक साथियों, विधानसभा की बात करूं तो कुल 9 विधानसभा क्षेत्र नाम दिए हुए हैं। देपालपुर, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, 4, 5, अंबेडकर नगर मतलब महू, राऊ, सांवेर। सांवेर विधानसभा सीट बड़ी प्रसिद्ध है, जहां से तुलसी सिलावट जी जो हैं वो जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में। इसके अलावा लोकसभा सीट एक है यहाँ पर दोस्तों, शंकर लालवानी जी जो हैं बीजेपी के सदस्य, वो वर्तमान में इंदौर के सांसद हैं। इनके पहले सुमित्रा महाजन जी सांसद थी। सुमित्रा महाजन जी ने जब राजनीति से संन्यास लिया, या चुनावी राजनीति से संन्यास लिया यदि मैं कहूं, तो उसके बाद शंकर लालवानी जी उस क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट थे और चुनाव जीत गए थे, तब से सांसद है। आगे बढ़ते हैं। खेल। दोस्तों, ये जो सारे ईयर मेंशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पारसी क्रिकेट क्लब 1890, यशवंत क्रिकेट क्लब 1924, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941, और नेहरू स्टेडियम इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, सचिन तेंदुलकर साहब ने ओडीआई क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे नेहरू स्टेडियम में। सीधे प्रश्न आ सकता है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी ने अपने ओडीआई में 10,000 रन पूरे किए थे? इंदौर के नेहरू स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हुए अभय छजलानी साहब, ये पत्रकार थे साथियों। इनके नाम पर अभय खेल प्रसाद इंदौर का, या सॉरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अब 2 क्वेश्चन आएंगे कि प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, तो नाम आपको लगाना है अभय खेल प्रसाद। किसके नाम पर है? अभय छजलानी जी के नाम पर है। कौन थे ये? पत्रकार थे। अब ये कंफ्यूज करेगा आपको। अब भाई खेल स्टेडियम किसी के नाम पर है तो जनरली हम सोचते हैं कि भाई या तो कोई नेताजी रहे होंगे या कोई स्पोर्ट्समैन रहे होंगे, पर ये तो पत्रकार थे, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। दोस्तों, होलकर स्टेडियम दूधिया रोशनी से युक्त माना जाता है। टेबल टेनिस एकेडमी भी इंदौर में है, और नई दुनिया समाचार पत्र जो है यहां पर हर साल नेहरू फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करती है। दोस्तों, नेहरू फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? नई दुनिया समाचार पत्र करता है इंदौर में। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। संचार, ये एमपीपीएससी में आ चुका है। प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र 1955 इंदौर से प्रारंभ हुआ। जो आप एफएम सुनते हो, माय एफएम, या आप रेडियो मिर्ची जो सुनते हो, वो 2006 से इंदौर से शुरू हुआ। और दोस्तों, कस्तूरबा गांव की मैंने भी बात की थी, ये खंडवा रोड पे जो है, जिसकी मैंने चर्चा की थी आपसे कि सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाला गांव। तो दोस्तों,
उसी कस्तूरबा गांव में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी भी लगा है, कस्तूरबा गांव इंदौर में। तो आपको ना ऑप्शन में जब भी कस्तूरबा गांव दिखे ना सौर ऊर्जा के संबंध में, आप तो सीधे लगा देना। पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आश्रित गांव भी है, टीवी भी सौर ऊर्जा से चलने वाला वहीं लगा है, सब शानदार काम वहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। पत्रिका दोस्तों, कई सारी पत्रिकाएं, अलग अलग भाषा की, सब पे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द का खेल है साथियों। एक शब्द यहां से वहां हुआ, आपका आंसर गलत हो सकता है। देखिएगा यहां पर, प्रदेश का पहला साप्ताहिक अखबार मालवा था, 1848 अखबार मालवा इंदौर से प्रकाशित हुआ। अब जरा बात समझिएगा, हिंदी उर्दू दोनों भाषा में था। भाषा को पकड़िए, हिंदी उर्दू दोनों में, और पंडित प्रेमनाथ इसके संपादक थे। ठीक, फिर क्या हुआ, मराठी भाषा का पहला साप्ताहिक, नाम था पूर्ण चंद्रोदय, 1860 से यहां प्रकाशित हो रहा है। ठीक, पहला वाला कौन सा था, हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक अखबार, क्या नाम बताया मैंने, अखबार मालवा। ठीक, दूसरा बताया मराठी भाषा का। तीसरा सुनिए, दिल्ली अखबार। अब दिल्ली अखबार, अब नाम क्या कि दिल्ली लगा है, तो आदमी कंफ्यूज होता है, ना 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 ना, इंदौर से निकल रहा है वो भी। बट सुनिए, ये राज्य का पहला विशुद्ध उर्दू का समाचार पत्र है। तो याद करेंगे आप भाषा को लेकर, पहले जो अखबार निकला मालवा अखबार, वो हिंदी उर्दू का साप्ताहिक था, दूसरा वाला मराठी का साप्ताहिक था, और तीसरा वाला विशुद्ध उर्दू का पहला था। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में आता था, पर पूरी तरह उर्दू में ही यदि कोई निकला तो वो दिल्ली अखबार निकला था। ठीक, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। आगे देखेंगे। अब देखिए, सिर्फ हिंदी भाषा में, जैसे वो विशुद्ध उर्दू में निकला, उसी तरह सिर्फ हिंदी भाषा में कौन सा निकला, तो दोस्तों वो मासिक पत्रिका थी। ठीक है, उसका नाम था नवजीवन, और संपादक कौन थे, द्वारका प्रसाद। अब ये भी समझना, है विशुद्ध हिंदी का, पर कैसा है, मासिक है। ठीक है, और नवजीवन नाम था। खैर, अब अन्य समाचार पत्र ये सारे हैं, मालवा अखबार, सत्यबोधिनी, है ना, एक साहित्यिक पत्रिका भी निकलती है वीणा नाम की, तो ये आपको नाम याद कर लेने। बट मेरा ओवरऑल उद्देश्य यहां पर ये है कि आपका ध्यान उन बिंदुओं पर आकर्षित करना जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, या वे बिंदु आपके सामने स्पष्ट करना जिसको देख के आपको चीजें थोड़ी इजीली याद हो जाएंगी। जैसे मैंने भाषा की अभी चर्चा करी कि भाई सबसे पहले निकला वो हिंदी उर्दू दोनों का था, और वो भी साप्ताहिक था, तो दो चीजें पकड़नी है, भाषा और साप्ताहिक है कि मासिक है, ये पकड़ना है। दूसरा वाला मराठी था, तीसरा वाला उर्दू था, बट विशुद्ध उर्दू था। फिर अगला आया तो विशुद्ध हिंदी वाला था, पर कैसा था, मासिक था। तो ये दो चीजें आपको पकड़नी है, तब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। प्रमुख व्यक्तित्व, ओहो हो साथियों, सलीम खान साहब राइटर, राहत इंदौरी, क्या बात है, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, वो इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब इसी पे आके फिसलते क्यों हैं। इतना बड़ा शेर कहने वाले राहत इंदौरी साहब, उनकी जन्मस्थली है तो लेखक है। दूसरा सलमान खान, सलीम खान के पुत्र, एक्टर, शाहबाज खान, एक्टर। तीसरा पलक मुच्छल, गायिका। आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो ये आता है कि जो व्यक्तित्व है वो किस शहर से संबंधित है, तो इंदौर से संबंधित, और दूसरा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सलमान खान को तो आप जानते हैं, शाहबाज खान भी अभिनेता, पलक मुच्छल गायिका, ये भी देखना है। आगे देखते हैं। ओहो, लता मंगेशकर जी, जिन्हें 2001 में, प्लीज ईयर याद कर लीजिए, 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला, वो भी इंदौर की हैं, गायिका हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा महाजन जी, जिनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, ताई नाम से उन्हें जाना जाता है, पद्म विभूषण भी उन्हें मिल चुका है, राजनीतिज्ञ हैं। पीसी सेठ साहब राजनीतिज्ञ हैं। दिग्विजय सिंह जी का संबंध भी इंदौर से, राजनीतिक की बताने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राहुल द्रविड़ द वॉल कहा जाता है, क्रिकेटर, इंदौर के। जॉनी वॉकर कॉमेडियन, इंदौर से संबंधित हैं। और हो वर्तमान में प्रसिद्धि के चरम सीट्स पर विद्यमान जाकिर खान साहब, और इनके सामने तो कॉमेडियन लिखना जो है वो इनकी तो है ही नहीं, क्योंकि अकेले कॉमेडियन नहीं है ये, लेखक ये हैं, परफॉर्मर ये हैं, संगीत का सब है ये। ठीक है, तो पर हमें इन्हें सीमित एक नाम देना था तो हमने कॉमेडियन दे दिया। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब सा मैं खुबार हूं, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद खैर हजार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। तो वो बात कहने वाले जाकिर खान क्या है, कॉमेडियन। कहां से संबंधित है, इंदौर से संबंधित है। संगीतकार दोस्तों,
अलग से भी कई संगीतकारों की हमने चर्चा की है, जैसे उस्ताद आमिर खान साहब किस चीज के लिए अब देखो ये प्रश्न आता है कि आमिर खान साहब की प्रसिद्धि किस चीज के लिए? सारंग वादक और वीणा वादक। अकेले संगीतज्ञ हिस्से काम नहीं चलेगा। किस चीज के लिए प्रसिद्धि है? सारंग वादक, वीणा वादक। इंदौर घराने की स्थापना करी इन्होंने और इनकी शैली क्या थी? ख्याल और तराना। और दोस्तों इन्होंने कई चीजों की रचना की, उसके बारे में दिया हुआ। मृदंगाचार्य गोविंदराव जी हैं जो मृदंग वादक हैं। चित्रकार के रूप में देवयानी नारायण, श्रीधर वेदरे, राजा राम, इनके नाम मिलते हैं। जैसा मैंने बताया क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं और किस स्थान से संबंधित है। तो स्थान इंदौर और क्षेत्र है चित्रकारी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जनगणना दोस्तों हर जिले के अंतर्गत जनगणना वाला सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। जैसे जनसंख्या पहला बिंदु हम देख रहे हैं, तो इंदौर की जनसंख्या ये है 3276697। घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब आप जानते हैं कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग उपस्थित हैं, उसे घनत्व कहते हैं। घनत्व कितना है? 841। लिंग अनुपात दोस्तों प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं उपस्थित हैं, उसे लिंग अनुपात कहते हैं। अच्छा, यदि शिशु लिंग अनुपात तो प्रति 1000 बच्चों पर, शिशु मतलब जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है, तो प्रति 1000 शिशु पर कितनी बालिकाएं हैं, मतलब बालकों के संबंध में कितनी बालिकाएं हैं, तो वो शिशु लिंग अनुपात हो जाएगा। कितना है भाई? सामान्य लिंग अनुपात है 928 और शिशु वाला है 901। साक्षरता दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे हम साक्षर कहते हैं। ठीक, तो इंदौर की साक्षरता है 80.87%, जिसमें पुरुषों की है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्यों दीजिएगा कि इंदौर जो है वो पुरुष साक्षरता के मामले में पहले स्थान पर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो 87.25% और महिलाओं की बात करूं तो 74.02। महिलाओं का आप यदि आंकड़ा नहीं भी याद करेंगे तो कोई नहीं, बट पुरुष का और सामान्य वाला है आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा पुरुष साक्षरता के मामले में इंदौर क्या है? नंबर 1। आगे देखेंगे। एक जिला एक उत्पाद। दोस्तों देखो सीधी सी कहानी है, बात जरा समझना। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता मतलब हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है। ठीक है, तो देखो भाई भौगोलिक स्थिति हर जगह की अलग। अब भौगोलिक स्थिति हर जगह की अलग है तो हर जगह की जलवायु भी अलग होगी कि नहीं? क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल अलग होगी। अब हर जगह की जलवायु यदि अलग है तो वहां उत्पादित होने वाली जो फसल है, जो उत्पाद है, वो अपनी एक विशिष्ट प्रकृति का होगा कि नहीं? एक विशेष प्रकृति का, एक विशेष नेचर का होगा कि नहीं? क्योंकि वो एक विशेष जलवायु में हो रहा है, क्योंकि वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में है ना। तो जैसे देखिए ना इंडिया में ही होता है कि चावल भी तो कौन सा चावल, गेहूं भी तो कौन सा वाला गेहूं। क्यों? बहुत वेराइटी है भैया, क्षेत्र अलग अलग हैं, उस हिसाब से जलवायु अलग अलग है और एक ही उत्पाद की अलग अलग वेराइटी है। इस लेवल पर विशिष्टता चलती, इस लेवल पर डाइवर्सिटी चलती। तो उस संबंध में हमने क्या किया है, मतलब सरकार ने क्या किया है, हर जिले की भौगोलिक स्थिति या मैं यूं कहूं वहां की जलवायु के आधार पर जो भी एक विशेष चीज वहां हो रही है, उस विशेष चीज को उस जिले की पहचान के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि उस जिले का नाम आगे बढ़े और उस जिले के नाम और वहां की विशेष जलवायु के आधार पर वो प्रोडक्ट आगे बढ़े, उसकी डिमांड बढ़े कि भाई साहब आलू ऐसा सामान्य आलू नहीं, इंदौर वाला आलू। समझ रहे हो आप? तो इंदौर के आलू को एक जिला एक उत्पाद वाली योजना में शामिल किया गया है। ऐसे हर जिले के एक एक उत्पाद को शामिल किया गया है। बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सीधा आएगा, जीआई टैग। भाई जीआई टैग क्या होता है? वही ज्योग्राफी, किसी क्षेत्र की विशेष ज्योग्राफी के कारण कुछ चीज वहां पर विशेष रूप में होगी। ठीक है, मतलब वो चीज वहां की विशेष ज्योग्राफी को सूचित कर रही होगी, वहां की पहचान होगी। तो इंदौर में दोस्तों चमड़े के जो खिलौने हैं उन्हें इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत जीआई टैग में शामिल किया है। ठीक है, चमड़े के खिलौने। तब दो बातें अलग अलग, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इंदौर का क्या शामिल है? आलू। जीआई टैग में इंदौर की किस चीज को रखा गया है? चमड़े के खिलौने। उद्देश्य वही है कि उस क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के कारण
कोई विशेष प्रोडक्ट यदि हो रहा है तो उसको एक अलग पहचान देना ताकि डिमांड बढ़े ना विश्व पटल पर, क्षेत्र की चीजें विश्व पटल तक जाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आगे देखेंगे रामसर साइट। दोस्तों दो तीन आंकड़े देखिएगा। 1971 की बात है, ईरान का शहर है रामसर, वहां पर एक सम्मेलन आयोजित होता है, ठीक। और उधर यह तय होता है कि दुनिया में जहां जहां पर भी आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि को इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड, मतलब मिट्टी में थोड़ी सी नमी है, पानी की मात्रा, आर्द्र भूमि। वो जो आर्द्र भूमि होती है ना, वो बहुत काम की होती है। तो विश्व में जहां जहां पर भी आर्द्र भूमि है उसका हमें संरक्षण करना है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे हमें बचा के रखना है। तो संरक्षण के क्रम में रामसर सूची बनाई जाने लगी। तो इस वर्ष मींस अभी कुछ समय पहले से ही इंदौर के दो क्षेत्र, एक सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर को रामसर सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र हैं रामसर सूची में शामिल? 4। एक सांख्य सागर शिवपुरी, एक भोजताल भोपाल, एक सिरपुर तालाब इंदौर और यशवंत सागर इंदौर, टोटल 4। मतलब इंदौर के कितने? 2। अब क्वेश्चन कितने बनेंगे? रामसर ईरान से संबंधित है, 1971 से चालू हुआ। दूसरा किस पर्पस के लिए होता है? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए होता है। तीसरा मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र शामिल हैं? 4। सांख्य सागर शिवपुरी, भोजताल भोपाल, सिरपुर तालाब इंदौर, यशवंत सागर इंदौर, ठीक। सबसे ज्यादा कहां के हैं? इंदौर के हैं। अच्छा एक और चीज, ये जो रामसर वाला मसला है, इसमें भारत कब से शामिल हुआ? प्रदेश तो बाद में होगा, तो 1982 से भारत इसमें शामिल हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने दोस्तों, 6 बार लगातार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है। इसके संबंध में मेरा एक छोटा सा क्लिप, छोटा सा वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं और आप यहां भी देख सकते हैं। दोस्तों 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर घोषित हुआ, और कब से हुआ? पहली बार हुआ था 2017 में। 2017, 18, 19, 20, 21 और 22। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल कितनी बार मिल गया? 6 बार। कब से शुरू हुआ? 2017 से। मतलब पहली बार कब मिला था? 2017 में। अब सुनिए जरा बात, ऐसे नहीं मिल गया स्वच्छ भारत में 6 बार। हर वर्ष हमने कुछ नया किया है। क्या किया? इधर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों 2017 में पहली बार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम इंदौर ने शुरू किया। घर घर आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, गाना बजाएंगे, आपका कचरा लेके जाएंगे। सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। 2018 खुले में शौच से मुक्त शहर बन गया इंदौर। दोस्तों 2018 में ही सेग्रीगेशन की शुरुआत करी। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। और दोस्तों सुनो, वर्तमान में कितने? 6 हैं। मतलब 6 अलग अलग कैटेगरी है कचरों की। इससे क्या होता है कि कचरे की छटाई करने, उसका निपटान करने में आसानी होती है। अच्छा आगे देखते हैं। 2019 में क्या हुआ? जीरो वेस्ट ट्रेंचिंग ग्राउंड। क्या है ये चक्कर? हुआ ये था कि 12 लाख मीट्रिक टन के कचरे का ढेर था इंदौर में, उसका निपटान करना था, वो भी कर दिया। कब? 2019 में। 2020 में क्या हुआ? कचरा शुल्क वसूलना चालू किया भाई साहब, और 1 साल में 40 करोड़ रुपए वसूल के रख दिए। कचरे से भी इनकम कर ली। और सुनो, वेस्ट टू वेस्ट की यात्रा तय करी। WASTE वेस्ट वाले से BEST वेस्ट की यात्रा तय की। मतलब कचरे से कुछ उपयोगी चीज बना के उसे यूज कर लेना, ये भी हमने चालू किया 2020 से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ष में इंदौर ने किस पहल को शुरू किया, जिसके कारण वो स्वच्छ भारत में लगातार 6 बार पुरस्कार जीता है। देखिएगा आगे। और क्या हुआ? फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला चलाता है इंदौर? 3R फॉर्मूला। दोस्तों 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक। रिड्यूस करो उसको, मतलब कम करो, कचरे की जो अनावश्यक चीजें उसको हटाओ। रीयूज मतलब उसे फिर से यूज होने लायक बनाओ, और रिसाइकल इस तरह से चलाते रहो, ठीक। निर्माण, दोस्तों स्वच्छ भारत के संबंध में इंदौर ने फाउंटेन का निर्माण किया। क्या होता है? हवा में मौजूद जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं उनको खींच लेता है, उनको खत्म कर देता है, ठीक है। तो मतलब वायु प्रदूषण को भी रोक देता है। इस लेवल पर भी काम हो रहा है। कमिश्नरी प्रणाली, साथियों मध्य प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं, एक इंदौर और एक भोपाल,
जहां पर कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया है, जहां पहले कमिश्नर श्री हरि नारायणचारी मिश्र जी को बनाया गया था। ये पता होना चाहिए आपको। कमिश्नरी प्रणाली किन दो जिलों में लागू हुई, किन दो जगहों पे लागू हुई? इंदौर और भोपाल। और पहले कमिश्नर इंदौर के कौन बने? श्री हरि नारायणचारी मिश्र जी। ये उनका चित्र आपको दिख रहा होगा। टांटिया भील संबंध में कुछ जानकारी दोस्तों, इनके संबंध में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इंदौर का जो एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी टांटिया भील के नाम पे कर दिया, टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। जो भंवरकुआ चौराहा है इंदौर का, उसका नाम भी टांटिया भील के नाम पे कर दिया है। और भंवरकुआ पे टांटिया भील जी की एक प्रतिमा भी लगा दी गई है। अभी हाल ही में शिवराज सिंह जी ने उसका अनावरण किया, उनके बलिदान दिवस के दिन। टांटिया भील के बलिदान दिवस के दिन उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। कहां? भंवरकुआ, इंदौर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अन्य तथ्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन अगला वाला जो है वो इंदौर में होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्रदेश का पहला चलित एटीएम सेवा, ठीक, इंदौर से संबंधित। प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी जुगनू इंदौर में। चलित आंगनवाड़ी नाम क्या है? जुगनू। कहां? इंदौर में। और दोस्तों एक न्यायिक क्षेत्र से संबंधित तथ्य छूट गया था, जिसे मैंने सबसे अंत में शामिल किया, कि 28 नवंबर 1968 में इंदौर में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ स्थापित की गई। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ इंदौर में स्थापित की गई। दोस्तों यह भी आपको तथ्य पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ या नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे केवीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।